फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SPR ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने DNA और RNA को अलग अलग करके पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल, जिसमें हम लोग DNA और RNA को एक साथ कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेसन का नाम है हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल। तो अब बात करते हैं कि इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो कि कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं यानी केंद्रक अम्ल हिंदी में बोलते हैं, जिसमें हम लोग DNA और RNA को पढ़ते हैं। ये दोनों इसमें मुख्य होते हैं। तो हम जानते हैं DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसमें एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि RNA का पहली बार अवलोकन किसने किया था, और फिर RNA का जो ये मॉडल होता है यानी द्विकुंडलन मॉडल होता है, ये किसने दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं बहुत भिन्न होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो आता है हमारा कि DNA का पहली बार अवलोकन किसने किया था, तो बहुत बच्चे मार देते हैं कि वाटसन तथा क्रिक। तो ये गलत होता है। ये दोनों बहुत ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि DNA का पहली बार अवलोकन किए थे कार्ल्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। कार्ल्सबर्ग ने DNA का पहली बार अवलोकन किया था, और DNA का द्विकुंडलन मॉडल जो है वो वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। वाटसन तथा क्रिक ने ये दो वैज्ञानिक थे, इन्हीं दोनों ने DNA का द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि DNA जो है केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर होता है कि DNA जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ से हम जानते हैं कि DNA जो है तीन जगह पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और पेड़ पौधे के क्लोरोप्लास्ट में, जो कि जिसमें केंद्रक में मुख्य रूप से DNA पाया जाता है। तो अब समझते हैं कि केंद्रक में कैसे पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि जब हम DNA को देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर से कोशिका को निकालना होगा। तो मान लीजिए हम अपनी कोशिका निकालते हैं, तो उसमें से एक साथ तो एक कोशिका निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब बहुत सारी कोशिकाएँ निकालते हैं तो उसमें से हम एक कोशिका को अलग करते हैं। फिर अलग करने के बाद उसको जूम करके हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो जब इसे जूम करते हैं, केंद्रक को जूम करते हैं यानी कोशिका को जूम करते हैं, तो उसमें केंद्रक दिखाई देता है यानी न्यूक्लियस दिखाई देता है। फिर न्यूक्लियस को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो हमें ऐसी संरचना दिखाई देती है। एक्स के आकार में एक संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं, जो कि जोड़े में दिखाई देता है। और हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो है क्रोमोसोम 46 पाया जाता है, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं शरीर में। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जब ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देते हैं तो फिर इन्हें जूम करके, यानी कि जब इसे खोला जाता है यानी क्रोमोसोम को खोला जाता है, तो ऐसे एक छल्ला दिखाई देता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक ये छल्ला दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर अब बहुत सारे वैज्ञानिक आए तो इसे यानी कि क्रोमोसोम को खींचा तो इतना DNA निकला। फिर DNA को और फैलाया गया तो ऐसी संरचना दिखाई दी, जिसमें से इसको बोलते हैं जीन, यानी कि
जब जीन बहुत सारे जीन जुड़ते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है, और फिर डीएनए जब सिकुड़ जाता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए के छोटे टुकड़ों को जीन कहते हैं। यानी कि ये जब पूरा डीएनए है तो यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना दिखाई देगी इसे हम जीन बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जीन की खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जब डीएनए में और ज़्यादा रिसर्च किया तो देखा कि इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को हम जीन बोलते हैं। यानी कि जीन में भी वही गुण पाए जाते हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए का कार्य जो होता है एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक कार्य करता है। जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि मानव का कोई आनुवांशिक गुण, जैसे कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाती रहती हैं, जैसे उसके बच्चे में जाती रहती है, तो उसे यानी कि आनुवांशिक सूचना जो देता है वो डीएनए देता है या फिर जीन देता है। ये दोनों एक ही होते हैं और क्रोमोसोम्स भी वही कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कार्य निम्न में से कौन करता है, तो यदि ऑप्शन में डीएनए दिया है तब तो ठीक है, हम डीएनए को सभी लोग जानते हैं कि डीएनए आनुवांशिक सूचना देता है। अब मान लीजिए सपोज दैट ऑप्शन में डीएनए नहीं दिया है तो वहाँ पे हम जीन्स मार सकते हैं, यानी कि आनुवांशिक सूचना वाहक जीन का काम कर सकता है। और यदि जीन भी नहीं दिया है तो फिर यहाँ पे क्रोमोसोम तो दिया ही होगा। इन तीनों में से एक ज़रूर देगा, तो इन तीनों को ही हम सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस लिए ये देता है कि मान लीजिए किसी लेडी के गर्भ में यदि कोई भ्रूण विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, तो अब उसको किसी सूचना का आदेश देना पड़ता है, यानी किसी सूचना को ढूंढता है कि हम भ्रूण का कैसे विकास करें। यानी कि भ्रूण जब बनता है तो उसमें पता होता है कि जब एक नवजात शिशु होता है तो उसके हाथ पैर जैसे बनते हैं तो भ्रूण में ही बनते हैं, सबको पता है। तो डीएनए या फिर जीन उसको बनाने में अपना एक सूचना देने की भूमिका को निभाता है। जैसे कि मानव शरीर में 2 हाथों का पाया जाना, 2 पैर का पाया जाना और 2 कानों का पाया जाना, ये तो एक स्वाभाविक बात है, सभी में ऐसा होता है। जो कि डीएनए जब सही इन्फॉर्मेशन देता है तो ये होता है। अब मान लीजिए कि कभी कभी डीएनए में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि किसी में 6 उंगलियां आ जाती हैं या फिर 3 आँखें हो जाना, तो ये डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तब डीएनए में उत्परिवर्तन का क्या मतलब है, यानी कि उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन में जैसे कि डीएनए में अचानक हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि नागासाकी और हिरोशिमा जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो वो परमाणु बम लोगों के डीएनए को इतना इफेक्ट किया था कि उनके डीएनए में उत्परिवर्तन हो गया था, यानी म्यूटेशन हो गया था। जिससे आप सुने होंगे कि अभी इस समय तो साइंस इतना विकसित हो गया है कि वहाँ के बच्चे सही सलामत मतलब पैदा होते हैं, कोई लंगड़ा लूला नहीं होता है। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में वो लंगड़ा लूला वहाँ के नागासाकी और हिरोशिमा के जो बच्चे पैदा होते थे तो वो कोई लंगड़ा कोई लूला मतलब विकलांग पैदा होते थे। तो ये उत्परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रहा उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आनुवांशिक सूचना। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा सवाल अधिकतर उठता है जब इस लेसन को पहली बार पढ़ते हैं तो, कि यदि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा भी तो डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो पिछले बहुत सालों से डॉक्टरी करता है। या फिर कोई पहलवान है तो उसका बेटा भी पहलवान होगा। तो ये क्वेश्चन सही उठता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेडिकल यानी कि जो डॉक्टर है उसका मेडिकल एजुकेशन जो है वो उसके जीन में ना होकर उसके माइंड में होता है, जिसकी वजह से वो अगले पीढ़ी में नहीं जाता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाता रहता है, वो जीन में जो गुण रहता है वही अक्सर जाते हैं, अक्सर नहीं हमेशा वही जाते हैं जो जीन में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल का एजुकेशन है यानी मेडिकल के बारे में जो शिक्षा होती है वो उस व्यक्ति के माइंड में होता है, इसलिए वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। सेम वही होता है हमारे पहलवान के लिए
कि जो पहलवान पहलवानी करता है तो वो उसके जीन में ना होकर उसके माइंड में स्टेप याद होते हैं उसके। फ्रेंड्स, ये तो रहा डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल पे, यानी इस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम अपने एक वीडियो में बताया है कि डीएनए के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो द्विकुंडलन होता है, यानी कि ऐसे दो रस्सी की बात है, और ये द्विसूत्री रचना होती है डीएनए। तो इसका ये जो बाहरी संरचना ऐसे ये पाया जाता है, इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जो ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे पे तो इसे क्रोमेटिन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे मार देते हैं नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि नाइट्रोजिनस बेस। तो ये गलत होता है, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस जो है ये क्षार होता है। जो अम्ल और क्षार होता है उसमें का ये नाइट्रोजिनस बेस, उसमें का ये क्षार है। जबकि फास्फेट जो है ये एक तत्व है जो कि डीएनए में पाया जाता है, फास्फेट। तो जब हमारा क्वेश्चन पूछे कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है तो उसका आंसर होता है फास्फेट, न कि नाइट्रोजिनस बेस। फास्फेट इसका सही आंसर है। तो अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो कैसे बने होते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बने ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है ये भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस। चूँकि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, इसलिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ा होता है, यानी कि शुगर का डीऑक्सीराइबोज रूप जुड़ा होता है डीएनए के लिए, इसलिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। और जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है, जो कि एडेनिन को ए से दर्शाते हैं और ग्वानिन को जी से। तथा पिरिमिडिन में भी दो आते हैं, एक थायमिन और एक साइटोसिन। थायमिन को टी से और साइटोसिन को सी से। जब एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। एडेनिन और थायमिन जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो वो हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ते हैं, यानी ए और टी के बीच में एक हाइड्रोजन बांड होता है और जी और सी के बीच में भी हाइड्रोजन बांड से एक दूसरे को ये जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है कि एडेनिन और थायमिन के बीच हमेशा डबल हाइड्रोजन बांड होता है, यानी एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बांड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। यानी कि जब ए और टी जुड़ेगा तो इसके बीच में दो बांड रहेंगे हाइड्रोजन के ऐसे, और जब जी और सी जुड़ेंगे तो इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बांड रहेंगे। इस प्रकार तीन हाइड्रोजन बांडों से ये जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो है एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ा है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से जुड़ा है। जब ऐसी श्रृंखला बहुत सारी बन जाती है तो इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, यानी कि जब अधिक संख्या में किसी चीज़ को रहता है तो उसके आगे हम पॉली लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसको एक न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए अगर कई ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसमें ए और टी के बीच में ए और टी के बाद एक शुगर जुड़ता है, फिर फास्फेट जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक ठो बना दे रहे हैं, मान लीजिए ये एडेनिन है, डबल हाइड्रोजन के बांड द्वारा ये थायमिन से जुड़ा है, ठीक। अब इसके बाद एक शुगर जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, नीचे ग्वानिन है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा है, और इसके बीच में भी एक शुगर होगा, और फिर इन दोनों के बीच में एक फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फेट तत्व तो जुड़े रहेंगे। तो यहाँ से एक को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब ऐसी श्रृंखला बहुत सारी बन जाती है तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं हम आरएनए में। तो आरएनए में थायमिन को हटा के यूरेसिल को जोड़ेंगे जब,
जब आरएनए बनाना रहेगा, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, तो थायमिन की जगह यूरेसिल का उपयोग करते हैं। यानी जब थायमिन लगा देंगे तो वो डीएनए हो जाएगा, और जब यूरेसिल लगा देंगे यानी कि यू लगा देंगे तो वो आरएनए हो जाएगा। यही अंतर है इसमें कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो जब डीएनए में थायमिन होता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और आरएनए के लिए हम यूरेसिल वर्ड का यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं कि आरएनए जो एक सिंगल संरचना होती है, यानी कि एक सूत्री संरचना है। आरएनए ऐसे एक सूत्रों से बना होता है आरएनए, इसलिए इसे हम एक सूत्री बोलते हैं। ये आरएनए है, और जबकि डीएनए जो है द्विसूत्री होता है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। अब हम आरएनए को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे आरएनए, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हम जानते हैं कि जो आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो राइबोज शुगर होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अभी पीछे मैंने बताया कि टी के जगह यू होता है आरएनए में, और इसकी संरचना जो है एक सूत्री होती है, एक सूत्री होती है, यानी कि सिंगल सूत्र होता है आरएनए में। इसका कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, यानी कि आरएनए का जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, यानी प्रोटीन को बनाना होता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो कि 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो भोजन में पाए जाते हैं, और 10 एमिनो एसिड जो होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10 अनावश्यक एमिनो एसिड जो होते हैं वो शरीर में तो उपस्थित होते हैं पहले से ही, और 10 जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं वो हमें भोजन के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि 10 और 10 को मिलाएंगे तो 20 एमिनो एसिड होगा, और ये 20 एमिनो एसिड मिला के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये रहा प्रोटीन का निर्माण। अब हम बात करते हैं कि आरएनए के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला एमआरएनए। एमआरएनए, एम का मतलब मैसेंजर, आरएनए का मतलब आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए, यानी कि टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और आरएनए का मतलब होता है आरएनए, यानी कि टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोम, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एमआरएनए का कार्य क्या है। तो एमआरएनए का कार्य होता है पहचान, यानी कि पहचान करना। अब किसकी पहचान करना, तो जो भोजन के थ्रू हमें 10 एमिनो एसिड आते हैं हमारे शरीर में, तो उनको पहचान के पकड़ने का कार्य करता है कौन, एमआरएनए। और परिवहन आरएनए, परिवहन यानी कि टीआरएनए जो है परिवहन का कार्य करता है, यानी कि ढोने का कार्य करता है। और आरआरएनए जो है निर्माण का कार्य करता है, यानी प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। हम जानते हैं कि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आर क्या है, राइबोसोमल आरएनए, इसलिए आर जो है प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये किसका पहचान करता है, किसको ढोता है और किसका निर्माण करता है। तो 10 एमिनो एसिड तो पहले से ही हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। अब ज़रूरत होती है हमें 10 और एमिनो एसिड की। तो जब हम खाना खाते हैं तो एमआरएनए जो है, जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है तो एमआरएनए उसमें से उन 10 एमिनो एसिड को जो कि आवश्यक हैं भोजन में हैं, उन 10 में से बारी बारी से सबको पहचानने का कार्य करता है और पहचान लेता है। मान लीजिए ये पहचान लिया, और ये खुद एमआरएनए उस आवश्यक एमिनो एसिड को, 10 आवश्यक एमिनो एसिड को 10 में से मान लीजिए एक को ये पहचान लिया पहली बार, तो अब यही इसको ढो के यहाँ तक लेके जाएगा, तब तक अगला यहाँ से निकल जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है कि ट्रांसफ़र आरएनए को अपने पास बुलाता है, यानी कि एमआरएनए पहचान के जब एक को पकड़ लेता है तो ट्रांसफ़र आरएनए को अपने पास बुलाता है। फिर ट्रांसफ़र आरएनए को जो एक पकड़ा था इसमें से उसको दे देता है ट्रांसफ़र आरएनए को, फिर ट्रांसफ़र आरएनए उसको ले जाके एमआरएनए के पास ले जाता है। तब तक ये दूसरा वाला पकड़ लेता है, फिर टीआरएनए आता है और दूसरा एमिनो एसिड जो है आवश्यक वाला लेके आरआरएनए के पास चला जाता है। और इस प्रकार राइबोसोमल जो आरएनए जो है इसके पास 10 जो एक्स्ट्रा वाले यानी कि आवश्यक वाले जो एमिनो एसिड हैं वो आ जाते हैं, और 10 जो शरीर में है, यानी कि 10-10 जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है राइबोसोमल आरएनए।
अब एमिनो एसिड की बात करते हैं कि एमिनो एसिड क्या है। तो एमिनो एसिड जो है ये प्रोटीन की इकाई है, यानी कि जब क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है तो एमिनो एसिड, यानी कि जब 20 एमिनो एसिड मिलेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। तो फ्रेंड्स ये तो रहा आरएनए और इसका कार्य, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण और आरएनए के प्रकार, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। फ्रेंड्स डीएनए में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके वजह से ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकता है, यानी कि डीएनए अपने ही द्वारा एक और डीएनए तैयार कर सकता है। यानी कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस क्रिया को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये जो तीर दिखाया गया है यानी कि रिसाइकल, डीएनए से फिर डीएनए बन सकता है, तो इस क्रिया को रेप्लिकेशन बोलते हैं या फिर डुप्लीकेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या होता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि अनुलेखन। अब ये तीर तो था डीएनए से आरएनए का, अब ये तीर जो दिखाई दे रहा है आरएनए से डीएनए के साइड, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो हम फिर आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसी के सहायता से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जांच की जाती है, जो है RT-PCR, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही कोविड-19 का चेकअप किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।